नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद DK 95 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट हिंदी पेडागॉजी नोट्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो हिंदी पेडागॉजी आती है 15 नंबर की, आप लोगों को इतने महत्वपूर्ण नोट्स मिलने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस पूरे देख लेते हो या ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में ये वीडियो 15 नंबर दिला के जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न आसानी से कर लोगे और आप आसानी से हिंदी का जो पोर्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागॉजी के होते हैं। ये दोस्तों नोट्स बिल्कुल आसान भाषा में है। इसमें आप रट कर तो नंबर नहीं ला सकते, इसको आप समझ के ही कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं। पहले नंबर में देखते हैं हिंदी भाषाएं। हिंदी भाषाएं दोस्तों, हिंदी जो है एक भारत की क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ये तो सबको पता है कि जो हिंदी दोस्तों है एक राजभाषा है, ना कि एक राष्ट्रभाषा है। और दूसरा पॉइंट दिया है कि संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं शामिल हैं और आपको ये भाषाएं भी पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कि संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो पहला असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। अगर देखिए पूछा जाता है 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें एक ऐसी भाषा भी दे दिया होता है जैसे कश्मीरी। अगर आपको ये सभी भाषाएं पता हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि कश्मीरी कोई भाषा नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट, कि भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी या प्रशासनिक भाषा है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक कैसी भाषा है, एक प्रशासनिक भाषाएँ हैं। अगर देखा जाए कि शास्त्रीय भाषाएँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आप इतना पढ़ लो, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आसानी से कर डालोगे। जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये जो भाषाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। मेन आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन इनसे घुमा के पूछ सकता है। अब देखिए क्या है कि भाषा शिक्षा की अवधारणाएँ। भाषा शिक्षा की अवधारणाएँ क्या हैं? चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश और सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन ये सभी क्या है दोस्तों? भाषा शिक्षा की अवधारणाएं हैं। मतलब चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश और सकारात्मक पुनर्बलन। मतलब पेडागॉजी का अर्थ होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक ही आपको क्या है, सोचना है। नकारात्मक अगर क्वेश्चन आता है तो उसका नकारात्मक उत्तर होगा, अगर सकारात्मक है तो आप सकारात्मक ही लगाओगे। अब देखते हैं 2 पॉइंट हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब देखिए भाषा अर्जन का क्या अर्थ होता है, भाषा अधिगम का क्या अर्थ होता है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाषा अर्जन क्या होता है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुसरण करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृ या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो जायज़ सी बात है कि जो बच्चा है जिस क्षेत्र में रह रहा है, जैसे मान के चलो कि एक बच्चा यहाँ रहता है और रहने चला गया वो मामा के यहाँ, तो क्या वो यहाँ की अपने गांव की भाषा नहीं बोलेगा? कहाँ की भाषा बोलेगा? अपने मामा के यहाँ की बोली बोलेगा, क्योंकि जो होता है दोस्तों ये एक सिखाया नहीं जाता है, ये तो एक दूसरे या समाज से वो सीखता है, परिवार में रहकर सीखता है। जैसा आसपास में बोला जाएगा, किया जाएगा, बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। तो भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? ये एक अर्जन की प्रक्रिया है जो क्या करता है, वो समाज से ग्रहण करता है, जैसा उसके आसपास में बोला जा रहा है, किया जा रहा है, वो सब वो सीख लेता है, ये उसे सिखाया नहीं जाता है। और देखिए भाषा अर्जन के जो हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। जैसे भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया अगर पूछा कैसी होती है, सहज और स्वाभाविक होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि भाषा अर्जन में क्या व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है?
परिवार व समाज को। जैसे बच्चा है, अगर उसका पहला टीचर तो माँ होता है, तो माँ अगर जैसा बोलेगी बच्चे वैसे ही बोलेंगे। तो पहला परिवार व समाज उसका होता है भाषा अर्जन में, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अर्जन में व्याकरण के नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर देखा जाए कि इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। जो मातृभाषा होती है क्या होती है दोस्तों? द्वितीय भाषा होती है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना जो होता है, सबको पता है कि जब इंसान कोई भी गलत कार्य कर देता है तो उससे वो कुछ ना कुछ सीखता है। इसलिए क्या होता है, सीखना जिंदगी भर चलता रहता है। और भाषा अधिगम में क्या होता है, व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अर्जन में व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि भाषा अधिगम में संबंधित तत्व क्या है। पहला पॉइंट है, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। और दूसरा है कि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। जो भाषा अधिगम होता है औपचारिक, मतलब ये सीधे तौर पर दी जाती है। भाषा अधिगम कहाँ से दोस्तों प्रारंभ होती है? विद्यालय से प्रारंभ होता है भाषा अधिगम, क्योंकि इसमें व्याकरण के नियमों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, जो घर में नहीं विद्यालय में ही सिखाया जाता है। अगला है कि भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम मतलब सीखना है, तो इसमें क्या है, कोई भाषा अगर सीखना है तो उसमें हमको कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। इसमें है व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है, अच्छी बात है। और अगला पॉइंट है कि भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ की भूमिका रहती है। तो ये सभी पॉइंट जो है, अगर पूछा जाए कि भाषा अधिगम में किसकी आवश्यकता होती है किसकी नहीं होती है, तो आप ये सभी पॉइंट अपनी डायरी में नोट कर सकते हो या इनको याद रख सकते हो कि भाषा अधिगम में जो होता है सभी नियम लगते हैं। इसमें टीचर, इसमें जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है ये विद्यालय से प्रारंभ होती है। बच्चों को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है और व्याकरण की भी ज़रूरत होती है। इसमें शिक्षक विद्यालय पाठ की भी भूमिका रहती है। अब देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार दोस्तों क्या है? अगर देखा जाए तो क्रियात्मक अधिगम होता है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है, या विचारात्मक अधिगम होता है। तो क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने संकेतों, चित्र, शब्दों या आदि के माध्यम से सीखना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। किसके माध्यम से सीखता है? संकेतों, चित्रों, शब्दों या अंकों के माध्यम से सीखता है। इसके बाद क्या होता है, विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर उनके विचार को क्या करता है, सीख लेता है। अब देखते हैं कि भाषा अधिगम और अर्जन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने क्या दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की ने विचार दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिमाण है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है दोस्तों, जो बच्चों की भाषा है ये समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो याद रखिएगा ये कथन है वाइगोत्स्की का है। और जीन पियाजे ने क्या बताया है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो सीटेट में देखा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा करके पूछा जाता है। तो जो अगर संज्ञानात्मक अगर शब्द मिल गया है तो आप लोग तुक्का भी मार सकते हो, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ये कहा था जीन पियाजे ने। और अगला है महत्वपूर्ण पॉइंट नोम चॉम्स्की के अनुसार। नोम चॉम्स्की ने क्या बताया था कि भाषा अर्जन की क्षमता बालक में क्या होती है, जन्मजात होती है। तो नोम चॉम्स्की का ये कथन क्या है, हमारे हिसाब से तो गलत है कि ये क्या होती है, क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। जन्मजात तो नहीं होती है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वहीं का क्या होता है, वो उसका प्रभाव पड़ता है और वो सीखता है। अब देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर सिद्धांत आपको पता है तो आप CDP मतलब जो भी पेडागोजी है आसानी से कर लोगे। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, तो पहला है
अनुबंध के सिद्धांत या सहचार्य का सिद्धांत। अनुबंध के सिद्धांत या सहचार्य का सिद्धांत क्या कहता है? ये दोस्तों शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचार स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? मूर्त होती है। अनुबंध या सहचार सिद्धांत का मतलब यह होता है कि जो भी बच्चा देखता है उसी से कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये क्या होता है? जैसे शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया क्या है? मूर्त होती है। शैशवावस्था में बालक जो देखता है उसी की ही कल्पना करता है, बाद बाकी वो कोई भी वास्तविक चिंतन नहीं कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? जैसे एग्जाम्पल दिया है कि पानी कहने के साथ साथ जब बच्चा को पानी दिया जाता है तो पानी बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। जैसे क्या है, जब बच्चे को प्यास लगती है तो उसको क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है, वो मांग नहीं पाता है। अगर धीरे धीरे क्या है पानी जब पीता है तो उसको क्या होता है, एक उसके अंदर भावना होती है कि जिसे गिलास अगर देखेगा तो समझ जाएगा तो क्या है? पानी ही हो सकता है, चाहे उसमें कुछ भी हो। अब दूसरा क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण में क्या होता है? इस सिद्धांत का प्रयोग बालक की आरंभिक शिक्षा का प्रभाव है। इसके अंतर्गत क्या होता है? बालक अपने परिवार समाज आदि का अनुकरण या नकल करके सीखता है। इस तरह के भाषा अधिगम में गुरुदोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना। नकल क्या है? अगर देखिए कि कोई भी काम है, अगर माता पिता जैसे हैं उसका प्रभाव बच्चे पर 100% पड़ेगा। अगर माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बच्चा भी आगे चल के क्या करेगा? गाली गलौज करेगा, क्योंकि वो अनुकरण करके जल्दी सीखता है। क्योंकि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है कोरा कागज होता है। अब जैसे अगला पॉइंट है इसका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का। यहाँ पे पुनर्बलन तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है कि किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करते हैं कि हम और बेहतर कार्य करें। किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री पाठ्यवस्तु का निर्माण चयन आदि रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं सदैव उसे सीखते रहने के लिए अवप्रेरित करते रहना चाहिए। तो पुनर्बलन क्या है? तो जैसे मान के चलो सीधी भाषा में अगर देखिए आप लोग एग्जाम्पल समझ जाओगे आराम से कि जैसे कोई भी काम है, जैसे कोई बच्चा कक्षा 10 में पढ़ रहा है, वो सोच रहा है कि हमें 70% लाना है। तो अगर आप क्या करो, उसको प्रेरित करो कि आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे दिनचर्या बनाओ कि सुबह हमें क्या पढ़ना है, शाम के समय क्या पढ़ना है। उसको प्रेरित करो कि हाँ ये पड़ोस में ऐसा बच्चा करता था तो उसके कितने 80% आए थे। मतलब उसको क्या करना है? पुनर्बलन, मतलब प्रेरित करना ही क्या होता है? पुनर्बलन कहलाता है। तो बच्चे को प्रेरित करने के अंतर्गत ही क्या आता है? पुनर्बलन आता है। अब देखिए अगला है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। मतलब कोई चीज़ जब करके सीखी जाती है तो उसको बोलता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से समझ लेता है। ये जैसे अगर देखा जाए जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकली करना। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं उसको समझते हैं तो आसानी से क्या होता है? कर सकते हैं और वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। जैसे कोई चीज़ जब हम रटते हैं तो रटने वाली चीज़ कुछ ही समय के लिए रखती है, लेकिन जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो ज़्यादा समय के लिए मतलब माइंड में बनी रहती है। अब देखिए क्या है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हमारे समाज में क्या होता है? हमारे व्यवहार में आती है। भाषा के प्रयोग अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चों की भाषा का विकास जल्दी होता है। तो जैसे क्या है कोई भी चीज़ क्या है हमने सीखी है तो उसको अगर 2-4 महीने हम उसका यूज ना करें तो क्या है? भूलने लगेंगे। तो क्या है? तो अभ्यास मतलब क्या होता है? उसका अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। जैसे कोई भाषा सीख रहे हो तो भाषा के बोलने का अभ्यास करना चाहिए, तो क्या है? आप जल्दी सीखोगे। जब तक आप जैसे कोई लेख सुधारना है तो लेख अगर आप पर डे 1 पेज लिखोगे तो ये क्या हुआ? अभ्यास ही हुआ, तो आप जल्दी से सीख जाओगे। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत में क्या है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात जितनी
जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी देर तक याद रहेगा। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आवृत्ति मतलब कोई भी चीज़ जो होती है बार बार दोहराने से उतनी जल्दी मतलब उतनी ज़्यादा दिन तक वो बनी रहेगी। अगला है कि अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या है कि भाषा कौशल के चारों प्रारूपों में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। ये क्या होता है? अनुपात और क्रम का सिद्धांत होता है। अगला है कि भाषा के कार्य एवं उसमें विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के क्या होते हैं? अभिव्यक्ति का साधन। अभिव्यक्ति का साधन क्या होता है? भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में क्या करता है? सहायता करती है। जो भाषा होती है व्यक्ति की क्या करता है? उसकी इच्छा को और भावना को क्या करता है? अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। और अगला है कि सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, अगर दोनों लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं और ये बोलता है इंग्लिश जानता है और ये जानता है हिंदी, तो इनमें क्या होता है? कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर दोनों इंग्लिश जानते हैं तो दोनों अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। अगर दोनों की सेम भाषाएं हैं तो वो आसानी से अपनी बातों का स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला है कि भाषा मानव का मूल अधिकार है। तो ये तो है कि भाषा जो है मानव विकास का मूल आधार। अगर भाषा में विकास होगा तो उसके ज्ञान में भी विकास होगा। अब ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है क्या होता है? भाषा उसमें अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होगी। अगला है कि शिक्षा प्राप्ति में सहायक। तो भाषा जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जिस भाषा में शिक्षा दी जा रही है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और देखिए भाषा जो होती है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। मानव भाषा एवं क्या है? संस्कृति की पहचान है। जैसे जानवरों की कोई भाषा नहीं होती लेकिन वो क्या होते हैं? समझ लेते हैं, क्योंकि वो अपने क्या होती हैं? आनुवंशिक क्रियाएं। जैसे चींटी है तो चींटी क्या होती है? एक जाति, तो उसके पीछे बहुत सी जाती हैं, तो क्या होता है? उनमें एक गैस छोड़ती हैं तो उसके माध्यम से एक ही रेखा में चलती हैं। और भाषा जो होता है अपना कम्युनिकेशन जो मानव करता है वो भाषा के माध्यम से ही करता है। अगला है कि भाषा विकास में सुनने की क्या है? भाषा विकास में सुनने की भूमिका है। तो जैसे भाषा विकास जो होता है भाषा विकास में सुनने की भूमिका होती है। क्या है इसमें? कि बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुसरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। तो पहले ही बता चुके हैं, इसको बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत, जिसे वो सुन के करता है। अब अगला है कि भाषा विकास में बोलने की भूमिका है। जिसे बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। विकास जो होता है क्या होता है? भाषा विकास में बोलने की भूमिका होती है। बोलने से ही बच्चा क्या होता है? शुद्ध उच्चारण सीखता है। जैसे एक बार गलती करेगा, टोका जाएगा, तो दोबारा वो सही बोलेगा। अगला है कि बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। प्रैक्टिस से ही हर एक चीज़ मजबूत होती है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इसके बाद है अगला कि जो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका है। तो कहाँ पर हमें क्या लगाना है? तो ये दोस्तों हमको पता है व्याकरण से ही। जैसे साधारण भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है कि वह कहाँ जाता है। तो देखिए जाता है, जाती है, तो जाति जिसे क्या है दोस्तों? फीमेल है। जाता है तो क्या है? मेल है। तो जिसे अगर पुरुष है तो हम जाता कहेंगे। तो क्या है? ये सभी व्याकरण से ही सीखा जाता है कि इसके अनुसार ही हम बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण की शिक्षण विधि में क्या होता है? आगमन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो मेन पॉइंट हैं उनको ही करवा रहे हैं। आगमन की विधि, इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति जो होती है छात्र केंद्रित होती है, जो छात्रों को कराकर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्या है? तरीका है। अगर आगमन विधि देखी जाए तो क्या होती है? ये एक छात्र केंद्रित विधि होती है, जो छात्रों को कराकर सीखने पर क्या होती है? जोर दिया जाता है। इसमें याद रखना है कि आगमन विधि क्या होती है? छात्र केंद्रित होती है, जो छात्रों को कर सीखने पर जोर देती है। ये क्या दोस्तों? मनोवैज्ञानिक तरीका है।
और लेकिन क्या होता है दोस्तों, इस विधि में निम्न सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से क्या होता है अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये किस में होता है दोस्तों, ये सभी अगर पूछा जाए तो आगमन विधि में ही होते हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो होता है, ये किसमें होता है, आगमन विधि के अंतर्गत ही होता है। इसमें क्या होता है, पहले जैसे कोई चीज़ है, सरल चीज़ है, फिर सरल से उसको कठिन की तरफ ले जाएंगे। और निगमन विधि में क्या होता है, इस पद्धति में विद्यार्थी को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों का उदाहरण देकर उसे समझाया जाता है। यह विधि जो होती है निगमन विधि छात्र केंद्रित होती है, नहीं ये होती है शिक्षक केंद्रित। और आगमन विधि होती है छात्र केंद्रित और निगमन विधि होती है शिक्षक केंद्रित। इसमें शिक्षक जो होता है सभी नियमों को पढ़ाता है। तो इसमें क्या होता है, ये उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, अज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और नियत से उदाहरण की ओर होता है। अनुकरण विधि पहले ही बता चुके हैं, 3 विधियाँ थी। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, मतलब एक दूसरे की नकल करके सीखता है, ये आता है। और व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में क्या होता है, इस विधि में किसी तथ्य का भाषा विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। व्याख्यान विधि में मेन तो आपकी थी आगमन विधि, निगमन विधि और अनुकरण विधि। ये विधियाँ भी आपको ऐसे ही थोड़ा देख लेना है कि भी क्या है, शिक्षण की विधियाँ हैं। भाषा संसर्ग विधि, यह एक कैसी दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की विधि है। अगर पूछा जाए कि भाषा संसर्ग विधि कैसी है, तो बस इतना ही याद रखो कैसे है, ये एक व्याकरण शिक्षण विधि है। और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का क्या होता है, ज्ञान दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विधि में क्या होता है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, तो वो होती है भाषा संसर्ग विधि। इसके बाद में देखिए ये पॉइंट दिया है कि कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में है। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता क्या होता है, एक संसाधन के रूप में होता है। देखिए जैसे बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में क्या करता है, वृद्धि करता है। बच्चे अपने विचारों को क्या करते हैं, इनको रखा जाता है कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता। जैसे कोई भी कक्षा है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक ही भाषा जानते हों, ठीक है। जैसे कोई हिंदी बोलता है तो कुछ ज़रूरी सभी जानते हों। जैसे गांव में है तो गांव में तो सभी एक जैसे, जिस शहर का स्कूल है तो यहाँ पर क्या होती है, शिक्षक को दिक्कत जाती है, क्योंकि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में सभी राज्यों के लोग आके वहाँ पे रहें और सबकी क्या है, भाषाएँ अलग अलग होती हैं। ऐसे में क्या होता है, टीचर को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या होती है, तो देखिए जैसे जो क्या चुनौती है, जैसे बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का अभाव होता है। तो जैसे जो क्षेत्र की भाषा है वो नहीं समझ पाता है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की क्या होती है, ये भी चुनौती होती है। भाषाई कौशल मतलब उन्हें कैसे सिखाया जाए, क्योंकि टीचर को ही नहीं पता है उनकी भाषा, तो उस बच्चों को क्या सिखाएगा। तो देखिए जो बाहर होते हैं जैसे बड़े बड़े शहर, उनमें ये समस्या आती, बाद बाकी अपने जैसे प्राइमरी टीचर हैं तो इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती, जैसे कोई भी शिक्षक है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जान सकता है। मलयालम, तमिल, ये क्या है भाषाएं, इनके लिए क्या होती है, ये एक चुनौती होती है। मतलब कहाँ तक सीखेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रैक्टिस ही करता है तब तक करेगा, उसके बाद ही ये सीख पाएगा। तो बच्चों को क्या कब सिखाओगे, जब आप पूर्ण रूप से परिपक्व होगे तब। तो भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव, अगर कोई भी चीज़ है जो भाषा आपको नहीं आती है, उसमें क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, जो अपनी भाषा में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आए, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा दूसरी है। तो भाषा जो होती है बच्चों की रुचि और योग्यता को में क्या होता है, अभाव होता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएँ, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएँ क्या होती हैं दोस्तों, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएँ आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को भी प्रभावित करती हैं। और अध्ययन सामग्री की कमी, भाषा विविधता वाली कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री भी एक क्या है दोस्तों, समस्या है। तो याद रखिएगा, जो मातृभाषा होती है उसी में अगर शिक्षा दी जाती है तो बच्चा आसानी से सीखता है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरीके की क्लास देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।